हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ेंगे और आपकी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आपके फर्स्ट अध्याय का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आपको इस अध्याय को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका एनसीईआरटी कोर्स है ना, वे राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड में ये एनसीईआरटी कोर्स चलता है और ये सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट नोट्स हैं। चलो अब हम अपना फर्स्ट अध्याय के टॉपिक शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के शब्द का जनक है इराटोस्थनीज। ये आपने 11th कक्षा में पढ़ा था। और भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल। और ज्योग्राफी का जनक तो वैसे हेक्टियस को कहा जाता है, पर आपकी इस बुक में इराटोस्थनीज को ही कहा गया है। अब हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका जो भूगोल है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, वे उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पाला है। अब ज्योग्राफी के 2 घटक हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है भौतिक घटक, भू आकृति, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति। ये जो आपके ना घटक वे भौतिक घटक हैं। और मानवीय घटक, घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, हवाई जहाज, नहर, दवाइयाँ, बंदरगाह, ये आपके मानवीय घटक हैं, मतलब मानव द्वारा बनाए गए हैं। और भौतिक घटक वो हैं घटक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना तथा इसके बदलते रूप का वर्णन करना। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। भूगोल की प्रमुख 2 शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानवीय भूगोल। हमने जो भौतिक भूगोल थी वो हमने 11th में पढ़ी थी। भौतिक भूगोल को फिर हम थोड़ी सी इसमें चर्चा करते हैं। भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ये धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं की वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही ये भूविज्ञानी, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मानव भूगोल, जो आपकी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। अब हम जानते हैं कि जो आपकी मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल, रेट जेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिक्स में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग करना अनिवार्य है। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और एलन सी
एलन सी के अनुसार मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। और इसकी जो परिभाषा है ना, यो यहाँ से एलन सी सैम्पल रेंटल जेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल के स्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। और पॉल विडाल डी ला बिलास के अनुसार मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। अब हम पढ़ते हैं कि मानव भूगोल का इतिहास क्या है। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ है। इसकी खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाज के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाज के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अब वैशन ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाज के साथ बातचीत की। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य गहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख अध्याय क्षेत्र: सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये आपको सभी याद होने चाहिए। और मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र: व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। विचारधारा: अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए को मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया। मानव भूगोल की प्रमुख 3 विचार: एक नीतिवाद, एक संभववाद, एक नव निश्चयवाद। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्याय को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इस उदय में 1970 के दशक में हुआ। इसका उदय जो हुआ था ना, वह 1970 के दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये मनुष्य के केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बदलता है। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नव निश्चयवाद।
नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। ये दो विचारों पर्यावरणीय व निश्चय और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। ये संकल्पना दर्शाती है कि ना तो ये नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही ये नितांत सुंदरता की अवस्था है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब हम जो है ना नव निश्चयवाद, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नव निश्चयवाद की विशेषताएं। ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रदर्शित करती है। ये पर्यावरण को नुकसान के लिए बगैर समस्याओं को सुलझने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह कर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरी विचारधारा, नीतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्रकृति पर्यावरणीय शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। रेडचेल, रिटर, हेम्बोल्ट, हैंगिंगटन आदि नीतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। नीतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन। अब हम पढ़ते हैं कि संभववाद जो विचारधारा थी उसके बारे में। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की आवश्यकता से स्वतंत्रता की आवश्यकता की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल डी बेलास तथा लूसियन फेल इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख हैं। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए नदी पर पुल, खेती, परिवहन। अब हम दो प्रमुख परिभाषा पढ़ते हैं। मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य अपनी तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। वह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदमी समाज की बातचीत को पर्यावरणीय नियतावाद कहा जाता है, जो कि मनुष्य को प्रकृतिकरण है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीयकरण कहा गया। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनिश्चयवाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि ना तो पूर्ण आवश्यकता अर्थात पर्यावरणीय नियतवाद की स्थिति है और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता अधिभोग की स्थिति। इसके साथ ही जो ये आपका चैप्टर है ना मानव भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका समाप्त होता है। जय हिंद।